दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के पाठ नमक का दारोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, उसके पाठ आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर के। इसकी भी 2 वीडियो बनाएंगे, तो ये पार्ट 1 है। इससे पहले हम नमक का दारोगा पाठ का वाचन कर चुके हैं, लेखक का परिचय दे चुके हैं, पाठ को सरल अर्थों में उसका भाव, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के कक्षा संबंधित वीडियो बनी हुई है, कक्षा 6 से लेकर के, अभी तो 8 से लेकर के 12 तक बनी है, लेकिन 6-7 की बन जाएगी जल्दी ही। और उसके अलावा आरपीएससी एग्ज़ाम या फिर व्याकरण वाली वीडियो, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित सभी वीडियो और बीए एमए की वीडियो भी हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के आसानी से। तो आज हम ये प्रश्न उत्तर वाली वीडियो बना रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो उत्तर है इस कहानी में मुंशी वंशीधर मुझे सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे ईमानदार, कर्तव्यपरायण, कठोर, बेमुरावत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। हालांकि देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जो आप किसी भी पात्र को पसंद करते हो, लेकिन पाठ के अकॉर्डिंग कौन सा पात्र ऐसा है जो सकारात्मक है, जो आदर्शवादी है, जो निष्ठा के, ईमानदारी के, कर्तव्यों के, मूल्यों के अधिक नज़दीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसलिए ऐसा प्रश्न किया गया है। उनके घर की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, पर फिर भी उनका ईमान नहीं डगमगाया। उनके पिता ने उन्हें ऊपरी आय पर नज़र रखने की नसीहत दी, पर वे सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। आज के हालात में आज देश को ऐसे कर्मियों की ज़रूरत है जो बिना लालच के सत्य के मार्ग पर अडिग खड़े रहें, जो परिणाम का बेखौफ होकर सामना कर सकें। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 2 है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू, 2 पक्ष उभर कर सामने आते हैं जो आपको विशेष प्रभावित करते हैं, वो लिखिए। तो उत्तर है, पहला है लक्ष्मी के उपासक। पंडित अलोपी दीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वे लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं, यानी कि धन को। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है। वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी व धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है। इसी कारण वे नमक का अवैध धंधा करते हैं। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा करवा लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। ये उनकी ताकत थी। दूसरी बात, ईमानदारी के कायल भी थे वो, भले ही धन के प्रलोभी हों। कहानी के अंत में इनका उज्ज्वल रूप सामने आता है। वे वंशीधर की ईमानदारी के कायल हैं। ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता था। वे स्वयं उनके घर पहुँचे और उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। उन्हें अच्छा वेतन व सुविधाएं देकर मान सम्मान बढ़ाया। उनके स्थान पर आम व्यक्ति तो सदा बदला लेने की बात ही सोचता रहता। अब ये एकदम से जो उनका व्यवहार है पलटता है। ये प्रेमचंद की खास बात है कि वो सकारात्मक रूप से बुराई का अंत कर एक समाधान की ओर ले जाते हैं कहानी को। अगला प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। अलग अलग पात्रों के, जैसे कि वृद्ध मुंशी है, वकील है और शहर की भीड़ है, तो सबके बारे में आप लिख सकते हैं। पाठ में जो दे रखा है उसके आधार पर, कुछ नया नहीं है, हम यहाँ पर बता देते हैं। वृद्ध मुंशी, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़े। अब
तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यह संदर्भ समाज की सच्चाई को उजागर करता है कि कमज़ोर आर्थिक दशा के कारण लोग धन के लिए अपने बच्चों को भी गलत राह पर चलने की सलाह दे डालते हैं, जो कि वृद्ध मुंशी ने दी है। वकील का चरित्र ऐसा है। एक वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियों और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। इस संदर्भ में ज्ञात होता है कि वकील समाज में झूठ और फरेब का व्यापार करके सच्चे लोगों को सजा और झूठों के पक्ष में न्याय दिलवाते हैं। अगला है शहर की भीड़। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गरजने चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा, यानी कि लोग वहाँ जाकर के एकत्रित हो गए देखने सुनने के लिए। शहर की भीड़ निंदा करने में बड़ी तेज होती है। अपने भीतर झांक कर न देखने वाले दूसरों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही आसान काम है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। वृद्ध मुंशी का कथन है, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये किसकी उक्ति है? अब इससे संबंधित प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, और क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? 3 प्रश्न है इसमें से। तो यह उक्ति वंशीधर के पिता की है। दूसरा प्रश्न, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक बार ही दिखाई देता है। इसके बाद ये घटता चला जाता है, यानी खर्च हो जाते हैं पैसे और अंत में समाप्त हो जाते हैं। वेतन भी एक बार पूरा आता है और खर्च होते होते महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न का उत्तर है, मैं पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। पिता का कर्तव्य पुत्र को सही रास्ते पर चलाना होता है, परंतु यहाँ पिता स्वयं ही भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने के लिए बच्चे को सलाह दे रहे हैं, ये अनुचित है, इसलिए असहमति है।
अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। कोई 2 शीर्षक आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं? उत्तर है जैसे कि धर्म की जीत, सत्य की विजय, ये शीर्षक हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कर्तव्यनिष्ठ दारोगा। आधार इसलिए धर्म की जीत, सत्य की विजय शीर्षक का आधार है कि धन के आगे धर्म झुका नहीं और अंत में पंडित अलोपीदीन ने भी धर्म के द्वार पर जाकर माथा टेक दिया, स्वीकृति दे दी, एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा जो है कि कर्तव्यनिष्ठ दारोगा, तो वंशीधर जैसा सत्यव्रत लेने वाले युवक जो पिता के कहने और घर की दशा को देखकर भी धन के लालच में नहीं आते हैं, उसी के चारों ओर पूरी कहानी घूमती है, इसलिए उसका नाम ये हो सकता है। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? यदि आप लिखते, आप सोचते तो। उत्तर यह है, कहानी के अंत में अलोपीदीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त कर दिया। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये है, अलोपीदीन स्वयं भ्रष्ट था, परंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। वंशीधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था। यह है कि अलोपीदीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित था। उसे ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का दुख था। मैं इस कहानी का अंत यदि करता तो इस प्रकार करता, ग्लानि से भरे अलोपीदीन वंशीधर के पास गए और वंशीधर के समक्ष ऊंचे वेतन के साथ मैनेजर पद देने का प्रस्ताव रखा। यह सुन वंशीधर ने कहा, यदि आपको अपने किए पर ग्लानि हो रही है तो अपना जुर्म अदालत में कबूल कर लीजिए। अलोपीदीन ने वंशीधर की शर्त मान ली। अलोपीदीन ने सारी सच्चाई जानकर वंशीधर को नौकरी पर रखने का आदेश दिया। वंशीधर सेवानिवृत्त तक ईमानदारी पूर्वक नौकरी करते रहे। सेवानिवृत्ति के उपरांत अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने समस्त कार्यभार के लिए मैनेजर नियुक्त कर लिया। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसका पार्ट 2 भी है, वो हम आगे बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।